संधि। संधि, जो संधि शब्द है ये दो से मिलकर बना है सम प्लस धी, अर्थात निकटवर्ती वर्णों के मेल को, निकटवर्ती वर्णों के मेल को अथवा निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को, निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। यहां पर हमने दो तरीके से देखा कि संधि जो होती है उसमें वर्णों का मेल हो सकता है और वर्णों की जगह हमने शब्द ध्वनि का इस्तेमाल किया। ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं कि जब दो वर्ण या दो ध्वनियां पास आ जाती हैं तो उनके पास आ जाने से उनमें एक मेल हो जाता है और जो नया शब्द होता है वो पहली ध्वनियों से, वो जो ध्वनि होती है दोनों, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है या उनमें परिवर्तन आ जाता है और इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी विकार को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे आप देखना कि एक शब्द है महान प्लस आत्मा। इस शब्द पर गौर कीजिएगा आप। एक शब्द है महान प्लस आत्मा। इस शब्द पे आप लोग क्या कीजिएगा बच्चा, गौर कीजिएगा। जब आप इस शब्द पर गौर करोगे तो आपको एक चीज मिलेगी। क्या? महान जब आप देख रहे हो तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी व्यंजन के अंतर्गत यदि हलंत नहीं लगा हो तो उसके अंदर स्वर की ध्वनि भी होती है। महान 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 महान, आ की ध्वनि है। यहां पे आत्मा पहले से है, यहां पे आत्मा पहले से है। तो आप देखोगे कि ये जो ध्वनि है, पूर्व में जो शब्द आया है और बाद में जो शब्द आया है, पूर्व का अंतिम वर्ण और जो बाद वाला शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों ध्वनियों का क्या होता है, मेल होता है। और मेल होने के कई नियम होते हैं और इसमें कोई ना कोई विकार आएगा। जैसे आपने देखा, फिर ये तो मैंने महान आत्मा वाला अलग से बना दिया। ऐसा समझ लीजिए जैसे कल्प प्लस अंत, इसमें देख लीजिए, इसके अंत में भी आपको क्या मिलेगा, इसके अंत में भी आपको एक ही ध्वनि मिलेगी। ये आ दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। एक चीज देखो, पिछली बार भी आपने देखा था वर्णमाला में जब भी ए और ए की ध्वनि मिलती है तो बनता क्या है, आ बनता है। एक बार बताओ, क्या आ से भी कोई दीर्घ यहां पे हमें कौन सा स्वर मिल गया, दीर्घ स्वर मिल गया। क्या इसके बाद की भी कोई ध्वनि होती है कि डबल आ ऐसे ऐसे करके हमें कोई मिल जाए? नहीं ना। जब भी ह्रस्व स्वर मिलेंगे, जब भी आ और आ मिलेंगे, यदि मैं इन दोनों को देखूं, इसमें एक समय लग रहा है, इसमें एक समय लग रहा है, तो दोनों का मिलके इसके उच्चारण में कितना समय लगेगा, इसके उच्चारण में डबल समय लगेगा। तो ए और ए ये दोनों साथ आके एक विकार उत्पन्न हो गया। यहां से भी ए हट गया, यहां से भी ए हट गया, इनकी जगह क्या आ गया, आ, और आ की भी क्या आएगी, मात्रा आएगी। तो कल्प तो ऐसे ही रह गया और इन दोनों की जगह क्या आ गई, आ की मात्रा आ गई, अंक की बिंदी भी ऐसे रह गई। शब्द क्या बन गया, कल्पांत शब्द बन गया। शब्द क्या बन गया बच्चा हमारा, कल्पांत शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया, कल्पांत शब्द बन गया। आप अपने हिसाब से देखिए कौन सा शब्द बन गया, कल्पांत नाम का शब्द बन गया। इसमें आपने किया क्या है, कुछ नहीं किया। जो पहला शब्द था कल्प, उसकी अंतिम ध्वनि, और जो दूसरा शब्द जो था अंत, उसकी पहली ध्वनि, इन दोनों वर्णों का क्या हो गया, मेल हो गया। इनके मेल से एक विकार आया है कि जहां पहले ए पे अनार की ध्वनि थी, उन दोनों की जगह आ से आम की ध्वनि हो गई। भाई परिवर्तन हो गया ना। परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। और इसी विकार को हम लोग क्या कहते हैं, संधि। कि भाई ये दोनों ध्वनि मिली तो ये आ की ध्वनि आ गई, परिवर्तन हो गया और यही हमारी क्या हो गई, संधि हो गई। तो हम कहते हैं कल्पांत में संधि है। संधि किस किस के बीच में हुई है, स्वर के बीच में हुई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर स्वर संधि है। कौन सी संधि है, स्वर संधि है। तो मोटे तौर पे हमने जानी कि संधि का अर्थ क्या होता है, निकटवर्ती वर्णों के मेल को। और निकटवर्ती क्यों कहा, ये दोनों निकट है, इन्हीं के अंदर क्या हुआ है, विकार हुआ है। तो इसी को आधार मानकर हमने कहा कि भाई निकटवर्ती वर्णों के मेल या ध्वनियों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और उनके मेल से कुछ ना कुछ विकार आता है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। अब ये जो विकार होता है अक्सर क्या है कि कभी स्वर जो दोनों वर्ण मिल रहे हैं वो दोनों स्वर हैं, ए आ ई ऐ, तो हम कहते हैं कि यदि स्वरों का मेल होता है तो हमने उसे नाम दिया स्वर संधि। बच्चा देखो,
हमने कहा वर्णों का मेल क्या होता है, संधि होता है। वर्ण हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर, एक क्या होते हैं, व्यंजन, और एक तीसरे भी होते हैं जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। याद है ना, अयोगवाह को हमने सिर्फ विसर्ग लिया, हमने क्या लिया, विसर्ग, और अयोगवाह में हमने एक तीसरा टाइप बनाया, विसर्ग। और अगर स्वर आपस में मिले तो हमने कहा स्वर संधि। दोनों में, दोनों ध्वनियों में यदि एक व्यंजन है तो हमने कहा व्यंजन संधि, और दोनों ध्वनियों में जो मिल रही हैं उनमें एक विसर्ग है तो हमने कहा विसर्ग संधि। तो जब हमारे वर्ण मुख्य 3 प्रकार के हुए तो हमारी संधि भी कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं बच्चा, 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी क्या होती है बच्चा, विसर्ग संधि। पहली स्वर संधि स्वरों के मध्य, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी हो जाती है विसर्ग संधि। तो हेडिंग बना लीजिए, सबसे पहले स्वर संधि, सबसे पहले हेडिंग क्या बना लीजिए, स्वर संधि बना लीजिए। क्या बना लीजिए बच्चा, स्वर संधि, स्वर संधि, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, स्वर संधि। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को, जो परिवर्तन दो स्वर के मिलने से आता है, ए प्लस आ, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय शब्द क्या बन जाएगा, हिमालय। तो यहां पर हमने देखा कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि वे दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर है। क्या है बच्चा, स्वर है। तो यहां स्वर संधि होगी, तो यहां पर स्वर संधि होती है, तो यहां पर स्वर संधि होगी यदि दोनों, जिन ध्वनियों के अंतर्गत मेल हो रहा है, हिम, आ और आ, दोनों मिलके आ बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों के मिलने से और कोई बड़ी आ से बड़ी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो क्या आ जाएगा, हिम प्लस आ, हिमालय। तो हमने देखा कि यहां पे जो मेल हुआ है वो दोनों के दोनों स्वर हैं। यहां पे जो मेल हुआ है वो दोनों के दोनों क्या है बच्चा, बिल्कुल सही, स्वर के साथ पहले वाली ध्वनि भी स्वर, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि दोनों स्वर हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर स्वर संधि है। तो हमने देखा संधि का मतलब क्या होता है, वर्णों के मेल या ध्वनि के मेल को संधि कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, क्योंकि वर्ण ही 3 प्रकार के मुख्य तौर पर हमने लेके चले हैं, एक स्वर, एक व्यंजन, अयोग वहां में से हमने किसको निकाला, विसर्ग को निकाला। तो संधि भी 3 प्रकार की होगी, एक स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग। फिर हमने देखा कि स्वर संधि कब कहेंगे, जब दोनों की दोनों ध्वनि जो आपस में मेल कर रही हैं, जो आपस में मिल रही हैं, वो दोनों की दोनों स्वर हैं। तो हमने कहा कि ये हमारी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी, और हमने उसकी परिभाषा दी। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जैसे संधि के 3 होते, उसी प्रकार स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इसकी एक ट्रिक है, इसकी क्या एक ट्रिक, और इसी ट्रिक के आधार पर आप लोग याद रखिएगा, आपको कोई नियम कानून याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान देना, क्योंकि हम लोग ध्वनियों का मेल कराएंगे। किसका मेल कराएंगे, ध्वनियों का मेल। यदि नियम कानून ट्रिक पे ध्यान दिया कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ध्वनियों पे ध्यान देना, जो मैं मिलाप कराऊं, मजा आ जाएगा आपको। इसके 5 प्रकार को याद करने का एक ट्रिक है, भाई जब आपकी शादी होगी तो आपके यहां पे डीजे बजेगा, डीजे बजेगा नहीं बजेगा, और कहां बजेगा, व्याह में बजेगा, डीजे व्याह में, VYA, मैंने व्याह को व्याह कर दिया। डी से होता है दीर्घ स्वर संधि,
स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि, जिसे हो जाता है गुण स्वर संधि। क्या हो जाता है? गुण स्वर संधि। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भेद। तीसरी जो होती है यह हो जाती है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथी जो हो जाती है यह हो जाती है यण स्वर संधि। क्या हो जाती है बच्चा? यण स्वर संधि। पांचवी जो हो जाती है यह हो जाती है अयादि स्वर संधि। क्या हो जाती है? अयादि स्वर संधि। सबसे पहले आपने देखा कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर गुण स्वर संधि, डीजे बज गया व्या में। फिर आती है वृद्धि स्वर संधि, फिर आती है यण स्वर संधि, फिर आती है अयादि स्वर संधि, और फिर यह संधि जो स्वर संधि होती है उसके 5 प्रकार समाप्त हो जाते हैं। तो स्वर संधि जो होती है बच्चा वो खुद 5 प्रकार में बटी होती है, उसके खुद 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण और अयादि। अब सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। क्या करते हैं? दीर्घ स्वर संधि की बात। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। बस आप इसमें इतना याद रखिएगा, दीर्घ पे ध्यान देना, और इसकी जो मैं अभी इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं उस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चा? जब दो सजातीय, इस शब्द पे गौर करना, वर्णमाला में मैंने ये शब्द बताया था आपको। जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ, जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है, तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा। जब दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है, ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है, तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मेल होने पर वो क्या बन जाते हैं? दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, या दो मात्रा वाली ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं। जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस डेफिनेशन में से 3 चीजों पे गौर करना। एक तो वो सजातीय होने चाहिए, अभी देखेंगे सजातीय कैसे। एक वो ह्रस्व या दीर्घ, या एक तरफ ह्रस्व एक तरफ दीर्घ, या दोनों तरफ ह्रस्व या दोनों तरफ दीर्घ, लेकिन इन दोनों में से कोई होना चाहिए स्वर। और जब इनका मेल करोगे तो वो सजातीय दीर्घ में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? अपने ही दीर्घ में, अपने ही दीर्घ में बदल जाएंगे। कैसे? अब हम इसको हटा रहे हैं और मैं आपके सामने वो 11 के 11 अयोग वाह को छोड़कर मानक स्वर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? मानक स्वर। अब आपको नोट नहीं करना, पहले समझना है। जो आज समझ गया दीर्घ संधि उसकी गुलाम हो जाएगी, गुलाम। जो आज चीजों को समझ गया, ठीक है बच्चा। अब मुझे इसमें से सिर्फ तुम ये बताओ कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, और संयुक्त स्वर कौन से हैं। इन 3 कैटेगरी में मैंने बांटा था, आपको याद हो तो। मैंने 3 कैटेगरी में बांटा था, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर की कैटेगरी में बांटा था। जब आप ह्रस्व की बात करोगे तो जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप उन्हें ह्रस्व नाम दे रहे हो। क्या नाम दे रहे हो? ह्रस्व नाम दे रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। यह ह्रस्व है, एक मात्रा, इसकी तो मात्रा भी नहीं होती, बोलने में 1 के बराबर समय लगता है, कम समय लगता है। जिसके नीचे मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूं उन्हें आप दीर्घ कहोगे। उन्हें आप क्या कहोगे? दीर्घ कहोगे। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। एक्चुअल में ये भी, इनकी मात्रा भी दीर्घ होती है, लेकिन हम यहां उच्चारण मात्रा के हिसाब से नहीं देख रहे।
मैं बनावट के हिसाब से पूछ रहा हूं, मैं व्युत्पत्ति के हिसाब से पूछ रहा हूं। मैंने आपको दो तरीके के बताए थे, एक मूल स्वर हस्व होते, एक संधि स्वर, एक क्या होते थे, संधि स्वर। संधि में एक दीर्घ होते थे जो सजातीय, जैसे ए प्लस ए मिलके आ बनता था, ई प्लस ई बन के बड़ी ई बनता था, उ प्लस उ बन के बड़ा उ बनता था, और एक होते थे संयुक्त। हमने व्युत्पत्ति के आधार पर देखा था स्वर को। तो मैं उच्चारण काल के आधार पर नहीं देख रहा, मैं व्युत्पत्ति के आधार पर देख रहा हूं। ये मूल है, इन मूल से सजातीय मिलकर संधि करके क्या बने, दीर्घ। और ये हमारे क्या रह गए, ये हमारे संयुक्त रह गए, संयुक्त रह गए। अब संयुक्त से तो हमारा नाता हट गया, संयुक्त पे तो हम ध्यान दे ही नहीं रहे, इसलिए संयुक्त वाले को मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अब अपनी लैंग्वेज देखो, अपनी परिभाषा पे आ जाओ। परिभाषा में क्या था, अभी दीर्घ स्वर की परिभाषा, दीर्घ स्वर की परिभाषा कहती थी कि जब दो सजातीय सजातीय, सजाती मतलब एक ही जाति के, सजातीय का मतलब है समान उच्चारण स्थान। सजातीय का मतलब होता है जहां से वो उत्पन्न होते हैं। भाई जैसे मैं किसी जाति का हूं, मेरा दोस्त मेरी जाति का है, तो हम समान जाति में उत्पन्न हुए। इसी तरह सजातीय स्वर का मतलब क्या है, दो सजातीय समान उच्चारण वाला स्थान या समान उच्चारण स्थान से उत्पन्न, उसी को तो हम सजातीय कहेंगे। दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होने पर, दीर्घ स्वरों का मेल होने पर दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब पहले इसी की तरह चलते हैं, दो सजातीय ह्रस्व उठाते हैं, दो सजातीय ह्रस्व। ठीक है बच्चा, मैं क्या उठा रहा हूं, दो सजातीय ह्रस्व उठा रहा हूं। मुझे बताइए इनमें कौन से सजातीय ह्रस्व हैं, सजातीय ह्रस्व। समझिएगा, मैंने आ को उठाया, इसके जैसा एक और ह्रस्व आ, इन दोनों में भाई दो सजातीय, एक ही उच्चारण स्थान है, दोनों का कंठ समान उच्चारण स्थान है, ह्रस्व। ठीक है, इन दोनों का पहला केस दो सजातीय ह्रस्व, इन दोनों का मिलने पर किस में बदलना चाहिए, दीर्घ में बदलना चाहिए। इन दोनों का दीर्घ क्या होता है, जब इन दोनों को मिलाओगे तो सजातीय आ में बदल जाएंगे, नहीं बदल जाएंगे। आ और आ की ध्वनि को साथ रख के देखो, जितना समय इसको बोलने में लगे उसी समय को इसमें बोलने में लगाना। लंबा खींच रहे हो तो आ की ध्वनि आ गई है। ये तीनों सजातीय हैं, ये भी कंठ से बोला जाता है, ये भी कंठ से बोला जाता है, ये भी कंठ से बोला जाता है। तो दो सजातीय या दो ह्रस्व स्वरों का मेल होने पर वो सजातीय दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब एक ह्रस्व हो सकता है, एक दीर्घ हो सकता है, क्या दिक्कत है, पहला आ दूसरा आ हो सकता है। फिर भी नियम क्या कहता है, तब भी वो किस में बदलेंगे, दीर्घ में बदलेंगे। इन दोनों में दीर्घ कौन सा है, आ। मैंने कहा पहला वाला दीर्घ हो सकता है, दूसरा वाला ह्रस्व हो सकता है, लेकिन दोनों होंगे समान, दोनों होंगे सहजातीय, एक ही जगह से जिनका उच्चारण होता है, तो भी किस में बदलेंगे, तो भी दीर्घ में बदलेंगे, अपने ही दीर्घ में, एक ही जाति वाले दीर्घ में। ई बड़ी ई बड़ा ऊ नहीं बन सकते। हो सकता है दोनों दीर्घ हो, क्योंकि मैंने यहां पे क्या कहा है, दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ। ठीक है बच्चा, दोनों दीर्घ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका मेल होने पर किस में बदलेंगे, ये दीर्घ में बदलेंगे। इससे बड़ी कोई ध्वनि नहीं होती, इससे बड़ी कोई दीर्घ से बड़ी कोई ध्वनि नहीं है। क्लियर हो गई। चलिए बच्चा, ये तो हो गया आ, सजातीय आ। सेकंड केस हम किसका देख रहे हैं, सेकंड केस देखते हैं ई का। किसका देखते हैं, ई का। ये तो ए का हो गया, हमने कहा ए आ, इनमें कोई भी हो, इधर हो, हमेशा मिलके क्या बनेंगे, आ बनेंगे। अब देखते हैं छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों में से दोनों तरफ हमेशा क्या बनेगी, बड़ी ई, दीर्घ स्वर बनेगी। पहला केस दोनों ह्रस्व सजातीय, ये भी तालु से बोला जाता है, ये भी तालु से बोला जाता है, तो दोनों दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। इनका दीर्घ क्या होता है, ई। जब दो आपके पास ई और ई आ गई और इनको खींचकर बोलोगे तो बनेगा क्या, ई, बड़ी ई, अर्थात दीर्घ मात्रा बनेगी। या इनमें से एक छोटा ई है, एक बड़ा ई है, तो भी क्या फर्क है, एक ह्रस्व एक दीर्घ, बदलेगा किसमें,
दीर्घ में बदलेगा बड़ी मात्रा में। पहले बड़ा आ गया, बाद में छोटा, अब भी किस में बदलेगा? बड़ी मात्रा में। दोनों ही बड़े हो गए तो भी क्या असर पड़ रहा है? अब भी किस में बदलेगा? बड़ी की मात्रा में। अब भी बच्चा किस में बदल रहा है? तो आप कहोगे भैया जी अब भी बड़ी की मात्रा में बदल रहा है। किसकी मात्रा में बदल रहा है? बड़ी ई की मात्रा में। बोला बहुत सही बच्चा। अगला देख लो, ऊ और ऊ का देख लो, जितने भी हस्व हैं सबको देखेंगे। ऊ ये भी किस में बदलेंगे? बड़ा ऊ में। पहला, दोनों हस्व तो भी क्या बनेंगे? दीर्घ। एक हस्व एक दीर्घ तो भी किस में बढ़ेंगे? बड़े ऊ की मात्रा में, इस वाली मात्रा में। यहां पे मात्रा में परिवर्तन होगा, इनकी मात्रा आती है। इसमें देखो पहले दीर्घ हो सकता है, दूसरा हस्व हो सकता है, और चौथे नंबर पर दोनों ही क्या हो सकते हैं? दीर्घ हो सकते हैं। क्लियर है? दोनों ही दीर्घ हो सकते हैं। चलिए, और एक अब आ जाता है कि एक रेपे ऋषि भी क्या था? हस्व। रेपे ऋषि भी क्या था? हस्व। तो एक आ जाता है, यदि रेपे ऋषि दोनों ही क्या आ जाते हैं? रेपे ऋषि आ जाता है। क्या जाता है? रेपे ऋषि। तो ये भी किस में बदलेगा? रेपे ऋषि की मात्रा में बदलेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है भैया? अब बताइए यहां तक किसी को दिक्कत हो? दीर्घ, दीर्घ संधि समझ गए कि जब दोनों का मेल होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा? इसको आप बना लेना। वो रिजल्ट क्या होगा? तो आप कहोगे भैया वो रिजल्ट दीर्घ बनेंगे, और इसलिए हमने नाम क्या दिया? दीर्घ स्वर संधि। अब एक एक एग्जांपल दूंगा सबका। इसका 2 एग्जांपल, इसके 2 एग्जांपल, इसके 2 एग्जांपल, इसके 2 एग्जांपल, इसी तरह इनके 2-2 एग्जांपल दूंगा, फिर इसके 2-2 और फिर इसका। स्टार्ट करें? चलिए बच्चा, बहुत अच्छे। इसका कोई एग्जांपल बताइए, इसका कोई एग्जांपल बताइए। चलिए, ए और ए को मिलाने वाला कोई एग्जांपल बताइए फटाफट। ए और ए को मिलाने वाला कोई एग्जांपल। सबसे पहला परम, परम, देख रहा हूं परम, आ की ध्वनि है। एक तो हो गया परम, दूसरा शब्द हो गया अर्थ। अब खुद देखो, यहां भी आ और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि है वो भी आ, इन दोनों का मिलन होगा, हस्व हस्व मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ मिलेगा। और आ क्या क्या होती है? मात्रा होती है। आ की क्या होती है? मात्रा। ये मात्रा शब्द कुछ ऐसा बन जाएगा, परमार्थ। ये बन जाएगा ना, परम, और इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? आ, और बाकी थे के ऊपर रह की मात्रा ऐसी रह गई। आप जानते हैं कभी भी दीर्घ स्वर बीच में नहीं आते, दीर्घ स्वर बीच में नहीं आते, उनकी मात्रा आती है। तो परमार्थ में आ की जगह क्या हो जाएगा? उसकी मात्रा आ जाएगी, और यह मात्रा पहले वाले वर्ण के ऊपर लगती है। पहले वाले वर्ण के क्या लगती है? ऊपर। तो शब्द क्या बन जाएगा? परमार्थ। शब्द क्या बन जाएगा? परमार्थ। परम प्लस अर्थ, शब्द क्या बन गया? परमार्थ। आ दीर्घ बन गया। अब आपकी पहचान कैसे करोगे? बीच में देखना, यदि दीर्घ की मात्रा है आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की, तुरंत समझ जाना कि वो क्या होगा? वो दीर्घ स्वर संधि है। तुरंत देखते ही बीच में बड़ी मात्रा, चाहे वो आ की मात्रा दिखे, ई की मात्रा दिखे, या बड़ा ऊ की मात्रा दिखे। अभी देखना आपको कितनी जल्दी बिना ट्रिक के ये चीजें दिमाग में छप जाएंगी। और समझाने के लिए मैं ऐसे पोस्टमार्टम कर रहा हूं। चाहो तो ये जो पोस्टमार्टम किया है इससे भी आप नोट कर सकते हो। जब रिवीजन करोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। एक और देख लो, जैसे एक हो जाता है शब्द आपका कोण अर्क। मैं थोड़े टफ टफ से ले रहा हूं। कोण प्लस अर्क। कोण, भाई व्यंजन के साथ आ की ध्वनि तो लगी रहती है। यह तो व्यंजन की परिभाषा ही होती है कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। का, खा, ण, तो आ तो इनके साथ बचपन से लगा रहता है, जन्मजात। इसमें आ पहले से अर्क, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द की पहली, दोनों हस्व मिलने पर क्या हो जाएंगे? आ दीर्घ में बदल गए। और जब हमने इस आ की ध्वनि को हटाया तो इसकी मात्रा आ जाएगी लिखने में। शब्द क्या हो जाएगा? कोणार्क। शब्द क्या हो जाएगा? कोणार्क मंदिर। शब्द क्या हो जाएगा? कोणार्क। क्लियर है? चलिए बच्चा, अब सेकंड वाला देखेंगे। अब कौन सा देखेंगे? देखो, कोणार्क में भी बीच में आ की मात्रा है, देखते बता दोगे किसमें स्वर संधि है। अब इस पे आ जाइए। इसका पहले क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। इसमें आ, क्योंकि इसकी तो एंडिंग ऐसे होती है। यह बात किस किस को समझ में आ रही है कि यहां पर मैं ए की ध्वनि क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बाबू जो व्यंजन होती है ना, व्यंजन,
मां, तो मां के साथ में और ए दोनों आ गए उच्चारण में, इसलिए मैं आ लिख रहा हूं। तो यहां पे क्या जाएगा? हिमालय। और आ की क्या जाएगी यहां पे? मात्रा। तो शब्द क्या बन जाएगा? हिमालय। शब्द क्या बन जाएगा? हिमालय। फिर इसके बीच में देखो, आ की मात्रा आ गई, तुरंत बता दोगे दीर्घ है, तुरंत देखते बता दोगे दीर्घ। तो हिम प्लस आलय, शब्द क्या बन गया? हिमालय। एक आप बताइए, दो दो दे रहा हूं सबके एक एक के एग्जांपल, समय लगेगा लेकिन हीरो बन जाओगे। इसी तरह एक को ले लीजिए, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय। तो इसमें भी क्या बन जाएगा भैया? ना के बाद में आ की मात्रा लगा दीजिए क्योंकि दीर्घ संधि होगी। शब्द क्या बन जाएगा बच्चा? भोजनालय। अब इसको समझाने की तो जरूरत नहीं है, समझाने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका देख लीजिए एग्जांपल पहला, पहले आ आएगा, दूसरे में ए आएगा। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। इधर देखो, विद्या, विद्या, आ की ध्वनि है, बाद में किसकी ध्वनि है? आ की ध्वनि। यहां पे किसकी ध्वनि है? आ। ये दीर्घ, ये ह्रस्व, लेकिन दोनों के मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। बाकी ऐसे का ऐसे हो गया, सेम टू सेम, ऐसे का ऐसे, कुछ ऐसा बना। लेकिन हम बीच में स्वर लिखते नहीं है, उसकी मात्रा लिखते हैं। तो मात्रा लिखेंगे तो ये तो दे या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आ की मात्रा, और बाकी सेम टू सेम। और चाहे तो इन दोनों को साथ लिख सकते हैं, विद्यार्थी। क्या लिख सकते हैं? विद्यार्थी। तो पहले दीर्घ, दूसरा ह्रस्व, आ और आ दोनों मिलकर क्या बना दिए? विद्यार्थी बना दिए। इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए, विद्यार्थी की जगह अब कोई और एग्जांपल ले लीजिए, होगा सेम टू सेम। जैसे विद्याभ्यास ले लीजिए, या आपका मन है कि आप भैया विद्याभ्यास नहीं लेना चाहते तो आप कोई और ले लीजिए, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। बताइए, लज्जा प्लस भाव, लज्जा प्लस अभाव, लज्जा प्लस अभाव। लज्जा का अभाव, जब शर्म नहीं होती उसे लज्जा अभाव कहते हैं। यहां पे आ की मात्रा लज्जा, यहां पे ए की मात्रा अभाव। हमने आ का पूरा स्वर लिख दिया, यहां पे तो मात्रा है, हमने उसका पूरा लिख दिया। ये दोनों मिले, आ प्लस आ प्लस है, क्या बनेगा? आ की मात्रा, तो लज्जा। बाकी भाव ऐसे का ऐसा, ये दोनों मेल हो जाएगा ना इनका, लेकिन हम इसको बीच में नहीं लिख सकते, इसकी जगह हमें इसकी मात्रा लगानी पड़ेगी। तो शब्द क्या बन जाएगा? लज्जा भाव, लज्जा भाव। इसको बोलेंगे ऐसे ही कि लज्जा अभाव, लज्जा भाव, लेकिन लिखेंगे कैसे? लज्जा भाव, कि जिसमें लज्जा का अभाव होता है, जिसमें शर्म की कमी होती है। ठीक है बच्चा। अब दोनों तरफ आ का खेल देख लीजिए, दोनों तरफ आ और आ का खेल। जैसे पहला, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यहां भी आ की मात्रा, यहां भी आ की मात्रा, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक आ बनेगा। दोनों को जुड़ने से भी दीर्घ, इससे बड़ी ध्वनि नहीं है सजाती है। क्या कंठ से निकलने वाली कोई और स्वर है इनके अलावा? आप कहोगे नहीं, तो इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता। विद्यालय, यह बहुत वैज्ञानिक भाषा है। इसी तरह महा प्लस आशय, जिसका अर्थ, जिसके अंदर की इच्छा बहुत बड़ी होती है, महा प्लस आशय, दोनों मिलके आ और आ, एक आ बन जाएंगे, आ की मात्रा हा के सामने लगेगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? महाशय। जैसे कुछ को समझ में ना रहा हो, महा आशय। ठीक है बच्चा, ये दोनों मिल गए, इनकी जगह एक आ गया, आ, इस आ की भी क्या लगेगी? मात्रा, और पहले वाले व्यंजन के ऊपर लगेगी, तो क्या बन गई? महाशय। इसी तरह महा प्लस आशय शब्द क्या बन गया? महाशय बन गया। मुझे बताइए कि इस वाली संधि में कहीं भी आपको कोई दिक्कत हुई? कुछ भी आपको ऐसा लगा कि कुछ रटा रहा हूं? मैं आपसे क्या बताया, ये दोनों कंठ से निकलते हैं, चाहे ह्रस्व कम समय लगे या ज्यादा समय लगे। जब भी कंठ से निकलने वाली दोनों से समान ध्वनि हो, दोनों सजातीय हो, तो हमेशा कंठ से निकलने वाली दीर्घ ध्वनि में परिवर्तन करना। किसमें करना? दीर्घ ध्वनि में। यस या नो करके बताइए कि यह सही है या गलत है। कोई दिक्कत है तो यस करिए, दिक्कत नहीं हो रही तो नो करिए। फिर मैं इसको दोबारा समझाता हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, सजातीय अर्थात समान उच्चारण स्थान से निकलने वाले स्वर, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, वो हमेशा दीर्घ में परिवर्तित होंगे। चाहे दोनों दीर्घ हो, दोनों ह्रस्व हो, एक दीर्घ एक ह्रस्व हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले में हमने करके देख लिया, समझ रहे मेरी बात? चलिए
सेकंड आ जाता है। अब ई और आई का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? ई और आई का देख लेते हैं। मेरे अनुसार चलना जैसे पढ़ा रहा हूं, बेशक एक संधि का एक ही भेद क्यों ना कंप्लीट हो, हमेशा पेड़ एक छोटा सा बीज होता है, लेकिन जब हम उसको समय देते हैं, उसको फलने फूलने देते हैं, उसकी जड़ें मजबूत होने देते हैं, तो वो जो पेड़ होता है वो बरगद की तरह कई सौ साल जीता है। जीता या नहीं जीता है? तो तुम्हें भी बच्चा ज्ञान में एक बरगद बनना है, और यदि तुम वो छोटी सी उसका मूली का सा पेड़ बनना चाहते हो कि जिसको जब चाहे जो उखाड़ दे, तो तुम्हारी मर्जी है। और अगर तुम ज्ञान का बरगद बनना चाहते हो तो तुम अपनी जड़ों को मजबूत होने दो, कॉन्सेप्ट को मजबूत होने दो। टीचर ना बना दूं तो नाम बदल देना। सेकंड आ जाता है ई और आई वाला। मैंने कहा दोनों छोटी ई हो, दोनों तरफ छोटी की मात्रा, तो भी दीर्घ में बदलेंगे, क्योंकि ये तालु से निकलने वाली ध्वनि है, और तालु से निकलने वाली ध्वनियों का जब भी मेल होगा, ह्रस्व या दीर्घ, तो हमेशा तालु से निकलने वाली दीर्घ ध्वनि में परिवर्तन होगा। होगा या नहीं होगा? यही तो दीर्घ स्वर संधि है। पहली छोटी होगी, बड़ी आगे वाले में बड़ी की मात्रा होगी, फिर भी बड़ी की मात्रा में आप बदलना। बड़ी की यह मात्रा होती है सीधी तरफ, पहले बड़ी की मात्रा होगी तो भी आप बड़ी में बदलना। दोनों बड़ी की मात्रा हो सकती है, लेकिन फिर भी आप मत घबराना, आप बड़ी ई में ही बदलना। और देख के ही पता लग जाएगा, जैसे बीच में बड़ी ई, अरे भैया ये तो दीर्घ स्वर संधि है। एग्जाम्पल ले लीजिए बहुत ही अच्छा सा, जैसे गिरी प्लस इंद्र। गिरी अर्थात पर्वत, गिरी प्लस इंद्र होता है ना, गिरी प्लस इंद्र। इसी प्रकार से चलिए बेहतरीन बनाइए, गिरी प्लस इंद्र और रवि प्लस इंद्र। मैंने दो लिए इसके, गिरी और रे के ऊपर छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, इंद्र के ऊपर भी, इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा। यहां पे तो ई पहले का पहले ही है, और यहां क्या है? गिरी, गिरी ऐसे लिख सकता हूं। बस ई यदि किसी व्यंजन के बाद में आ रही है तो ये उसके ऊपर मात्रा चढ़ जाती है। जब मैं इसे लिखता हूं, बोलने में मैं इसको ऐसे बोलूंगा, गिरी, यहां भी ई, यहां भी ई, दोनों का मेल कराओ। दोनों तालु से निकली है, बिल्कुल सही। ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तालु से निकलने वाली दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, गिरीन्द्र, यहां पे इनकी बिंदी, गिर तो ऐसे का ऐसा रहा, द्र ऐसे का ऐसा रहा, अंकी बिंदी ऐसे कैसी रही, इन दोनों में परिवर्तन हो गया, और मैंने इन दोनों की जगह एक लिख दी, बड़ी ई। लेकिन बोलने में तो गिरीन्द्र बोलूंगा, लेकिन जब लिखूंगा तो लिखने में मैं इस ई की मात्रा को इससे पहले वाले व्यंजन के ऊपर चढ़ा दूंगा। बड़ी की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली होती है। भाई बड़ी की मात्रा क्या होती है? सीधे हाथ वाली होती है। बाकी सारे का सारा मेरा ऐसा रह गया। ये शब्द क्या बन गया मेरा? गिरीन्द्र नाम का मेरा शब्द बन गया। क्या बन गया? गिरीन्द्र नाम का मेरा शब्द बन गया। गिरीन्द्र नाम का क्या बन गया? शब्द बन गया। ठीक है, एक और ले लेता हूं, जैसे एक और एग्जांपल। ये तो एक शब्द हो गया, इसका पोस्टमार्टम सा कर दिया हूं मैं। सेकंड हो गया रवि प्लस इंद्र, इसमें भी दोनों छोटी की मात्रा है, रवि प्लस इंद्र। ई ई दोनों मिलके क्या बन गई? बड़ी ई बन गई। बाकी द्र ऐसे का ऐसे रहा। अब ये क्या होगी? बड़ी की मात्रा इससे पहले वाले व्यंजन वहां के ऊपर चढ़ जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा? रविंद्र, रविंद्र। छोटी तो कम समय में बोलूंगा, बड़ी ई तो बोलने में अधिक समय लूंगा, रविंद्र। यहां बताइए किसी को दिक्कत हो, और आज से पहले तुमने संधि ऐसी पढ़ी हो, यह एकदम वैज्ञानिकता है, क्योंकि तालु से बोले जाने वाली कोई इससे बड़ी ध्वनि होती नहीं है। दीर्घ में बदल दो, खत्म बात। दोनों में छोटी ई तो मिलके बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा कैसे लगाते? हमने गिरीन्द्र में देखा और हमने रविंद्र में देखा, हमने गिरीन्द्र में देखा, हमने रविंद्र में देखा। आगे बढ़े, चलिए अब इनकी एक एक वो ले लेते हैं, इनका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इनका एक एक एग्जांपल। अरे यार, रविंद्र, गिरीन्द्र। अब इसका देख लेते हैं। पहले क्या होगा? छोटी ई, दूसरा क्या होगा? बड़ी ई। जैसे शब्द आपने बहुत पढ़ा होगा, कवियों का देवता, कवि प्लस ईश, ये शब्द पढ़ा है आपने। यहां पे छोटी की मात्रा है कवि, कवि, इधर क्या है? ईश, बड़ी की मात्रा। दोनों मिलेंगे, दोनों तालु से बोली जाती है,
दोनों दीर्घ में बदल जाएंगी। शब्द क्या बन जाएगा? ई की मात्रा वा के ऊपर आ जाएगी, बड़ी ई की मात्रा। शब्द क्या बन जाएगा? कवीश। शब्द क्या बन जाएगा बच्चा? कवीश। इसी तरह कपियों, कपी अर्थात बंदरों का देवता, कपीश। इसी तरह एक होता है कपीश। इसी तरह एक शब्द होता है ग्रीश। लेकिन बीच में एक चीज आप ध्यान से देखोगे तो बड़ी की मात्रा है, अर्थात दीर्घ स्वर की मात्रा है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। छोटा ई, इसमें देख लो एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे जानकी, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो जिसमें पहले वाले में बड़ी की मात्रा हो और दूसरे वाले में छोटी की मात्रा हो। एक एग्जांपल दीजिए कोई भी, जहां यहां पे बड़ी की मात्रा हो और दूसरे में छोटी की मात्रा हो, तो वहां भी बदल के क्या हो जाएगा? बदल के इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा, जैसे जानकींद्र एक शब्द हो जाता है, क्या हो जाता है? जैसे महेंद्र एक शब्द होता है, क्या होता है? महेंद्र। मही प्लस इंद्र। इधर देख लो, यहां पे बड़ी की मात्रा, यहां पे छोटी की मात्रा, दोनों मिलेंगी तो किसकी मात्रा बन जाएगी? बड़ी की मात्रा बन जाएगी, शब्द बन जाएगा महेंद्र। यहां पर देखोगे तो जानकी, इसमें भी बड़ी की मात्रा और इसमें भी बड़ी की मात्रा, दोनों मिलेंगे तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी श ऐसे का ऐसा, जानक ऐसे का ऐसा। ई और ई बड़ी की मात्रा जो कै के ऊपर चढ़ जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? जानकीश। शब्द क्या बन जाएगा बच्चा? जानकीश। जानकीश। इसी तरह इसका देखोगे तो एक और शब्द हो जाता है पृथ्वी प्लस ईश, तो शब्द क्या बन जाएगा? पृथ्वीश। चलिए बच्चा, अब यहां पर एक गौर दो, ई वाला आपका क्लियर हो गया कि यहां भी हस्व या दीर्घ मिलके दीर्घ में कन्वर्ट हो जाते हैं, दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब मैं आपको 4-5 शब्द दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? 4-5 शब्द दे रहा हूं। 4-5 शब्दों को देखकर आपको सिर्फ इतना बताना है, उनका बीच वाला देखना है आपको। जैसे मैंने लिखा बच्चा, अन्ना भाव, लज्जा भाव, शिवालय, शिवालय, भोजनालय, भोजनालय, कपीश, मुनीश, रविंद्र, और मैंने लिखा बच्चे यहां पर कवीश, जानकीश। इन शब्दों पे गौर दो और इन शब्दों के बीच में जाओ। अभी ऊ वाला रह गया है, उससे उल्लू वाला रह गया है। पहले यहां पर जाओ और यहां पर एक चीज को जानने की कोशिश करो कि यदि आपको ये 5-6 वर्ड आ जाए और पूछे इसमें कौन सी संधि है और आपको कुछ तुरंत देख के आंसर आना है, तो बीच में जाना। किसमें जाना? बीच में। जिसको भी देखो उसके बीच में देखना। आपको बीच में कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं बीच में यहां पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसमें भी आ की मात्रा, शिवा, लज्जा, अन्ना, आ की मात्रा है या नहीं है? भोजना, कपि, मुनि, रवि, इसमें आपको बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है। बीच में बड़ी की मात्रा तो होती है, मैंने उसकी जगह उसका स्वर वर्ण लिख दिया, मात्रा की जगह मैंने वर्ण को लिख दिया। बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है ना, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन्हें आप बहुत ही शौक से क्या कहते हो? इन्हें आप दीर्घ स्वर कहते हो, दीर्घ संधि स्वर यदि मानो तो। यदि वर्ण वाला पढ़ोगे तो जहां मैंने इनकी व्युत्पत्ति बताई है, दीर्घ संधि स्वर व्युत्पत्ति कहा है, इन्हें दीर्घ संधि स्वर कहते हो ना। इसीलिए इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। यह मैं आपको बताना चाह रहा था। एक दिन ऐसा आएगा, 4-5 दिन आप मेरे साथ संधि कर लो, जैसे ही आप देखा करोगे, जैसे आप देखा करोगे, सिर्फ आपको बीच वाला देखने की कोशिश हुआ करेगी। इस वाले को देखा करोगे और देखते ही आप लोग तुरंत बता दिया करोगे, ओ ये तो वो वाली है, सिर्फ बीच वाला देख के। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे, मेरे साथ बेस बनाना पड़ेगा। फिर आप सिर्फ बीच का देखा करोगे और खटाक से आप लोग संधि निकाल दिया करोगे। अब दिल से बताओ एकदम ईमानदारी से कि आज की क्लास आपको कैसी लगी? कुछ आपने कॉन्सेप्ट सीखा? आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्या आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा?
संधि और संधि विच्छेद, अर्थात दोबारा से अपने पहले वाले स्वरूप में संधि शब्द को लेकर आना, हम दोनों साथ साथ सीख रहे हैं। यदि कहे जानकीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो भाई जानकी ये तो होती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जानकी पर माता सीता बड़ी की मात्रा होती है, और ईश माने भगवान, तो जानकी के भगवान जानकीश। ईमानदारी पूर्वक अपनी कमेंट करके बतानी है कि आपको यह क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, लेकिन ईमानदारी से। समझ रहे मेरी बात? चलिए फिर आपकी कमेंट्स का वेट करूंगा। जितने लोग हैं सभी लोग लाइक कर देना वीडियो को, जिसने शेयर नहीं किए वो शेयर करके